हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर ओ एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और आज से जो प्रैक्टिस सेट्स हम लोग सॉल्व करेंगे वो संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। और यह आपका लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, जिसमें जीएस वाला सेक्शन और हिंदी दोनों को इस टेस्ट सीरीज में कवर किया गया है। लेकिन इन दोनों जीएस और हिंदी को एक टेस्ट सीरीज में या फिर एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके लिए दो अलग वीडियो बनाया जाएगा। जीएस वाले सेक्शन को अलग वीडियो में और हिंदी वाले सेक्शन को अलग वीडियो में कवर किया जाएगा, जिससे कि वीडियो बहुत लेंदी ना हो। और जैसा कि हम लोग को पता है कि एग्ज़ाम का ऑफिशियली डेट जो है वह घोषित कर दिया गया है, जो कि 27 जुलाई को है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो भी मार्केट में अच्छे टेस्ट सीरीज हैं, जो नवीनतम अपडेटेड आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग है, उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और इसके साथ साथ आपके संस्कृत आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, सबको कराया जाएगा। बाकी अन्य जो मटेरियल है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर जो मैं एग्ज़ाम के आपके जो मटेरियल हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को वहाँ पे मिलती रहे। और देखिए, ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो जाए। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि उसके इर्द गिर्द भी अगर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में तो उन्हें आप लोग आराम से सॉल्व कर लें। मेरा हम लोग का जो मेन टारगेट है ये नहीं है कि कितने क्वेश्चंस हम लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन जो है कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट्स हम लोग सॉल्व करें उसे अच्छे से सॉल्व करें और उनसे रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको पूरा इससे जो है ध्यान में रखा जाएगा और इसी को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, समय थोड़ा भले ज़्यादा लगे लेकिन उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर होनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रख करके आप लोग भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और फिर लास्ट में ज़रूर मिला लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, किस सेक्शन से आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस सेक्शन में आप लोग थोड़े कमज़ोर हैं, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, अब काम की बात करते हैं। इसमें देखिए, बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो जिस फॉर्मेट में, जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, राजनीतिक मानचित्र बोला जा रहा है, ठीक है। भौगोलिक मानचित्र में परिवर्तन भी संसद के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें, संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है कि संसद को किसी भी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र से अलग करके या फिर दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकता है, या फिर राज्यों के किसी भाग को मिला करके भागों को मिला करके एक अलग राज्य बनाते, या फिर किसी एक राज्य के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य में मिला सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये सभी अधिकार किसको प्राप्त है, ये सभी शक्तियाँ जो हैं संसद को प्राप्त है। और किसी राज्य का जो क्षेत्र है वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या फिर किसी राज्य की सीमा में उसके नाम में परिवर्तन भी संसद द्वारा किया जा सकता है। और यह राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या फिर उसके अस्तित्व में बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि आप लोग जो संविधान में अगर पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारत जो है विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है, जिसका तात्पर्य क्या है कि भारत में राज्यों का विघटन हो सकता है। दो राज्यों को मिला करके कोई एक राज्य बनाया जा सकता है, एक राज्य के कुछ क्षेत्र को मिला करके या कह सकते हैं कि उससे अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है। तो राज्यों का जो अस्तित्व है उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन भारत के अस्तित्व की गारंटी है। भारत जो एक अखंड भारत है उसकी गारंटी है कि मतलब भारत को तोड़ करके कोई दूसरा राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में किया गया है, अनुच्छेद 3 में किया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले संसद राष्ट्रपति को सूचित करेगा। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति संबंधित जिस राज्य में उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, संबंधित राज्य विधानमंडल के मत जानने के लिए वहाँ पे विधेयक भेजेगा
और एक निश्चित समय के भीतर उस राज्य विधानमंडल को अपनी जो मत है, अपनी जो सिफारिशें हैं, वह सरकार के पास या राष्ट्रपति के पास भेजनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी सिफारिश को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। उसकी सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। मतलब इसमें बोला जा रहा है ना कि उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। और संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। दोनों विकल्प आपके सही हैं। और इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 3 में किया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 4 में बोला गया है, अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी जो परिवर्तन किया जाएगा उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका उल्लेख किया गया किसमें? अनुच्छेद 4 में किया गया है। और अगर बात करें हम अनुच्छेद 2 की, अनुच्छेद जो है इसमें जो उल्लेख किया गया है, भारतीय राज्य को किसी विदेशी राष्ट्र को अगर सौंपना है तो इसका जो उल्लेख है, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की ज़रूरत होती है। और यह जो विवाद उत्पन्न हुआ था वह वेरूबारी विवाद 1960 में हुआ था। वेरूबारी विवाद 1960 में हुआ था कि क्या अगर किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपना है तो यह कार्य संसद द्वारा किया जा सकता है या नहीं, यह जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वेरूबारी विवाद में अपना निर्णय दिया था 1960 वेरूबारी मामला में कि संसद द्वारा किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपा जा सकता है, लेकिन उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 2 में किया गया, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 3 अगर किसी भारतीय राज्य के एक राज्य से किसी क्षेत्र को मिलाकर के नया राज्य बनाना हो, या फिर दो राज्यों के किसी क्षेत्र को मिलाकर के एक नया राज्य बनाना हो, ठीक है, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो यह सभी कार्य जो है संसद द्वारा किया जा सकता है और साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो दो काम जरूरी है वो ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसके लिए आवश्यक है और राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसका जो परामर्श लेने के लिए, उसकी सहमति लेने के लिए विधेयक को भेजेगा, लेकिन राष्ट्रपति उसकी सहमति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। यह याद रखिएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अगर एक्सप्लेन करने में हो सकता है कि वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन जो है आप लोग परेशान ना हो। इससे जो है इसकी जो स्पीड है उसे बढ़ा करके देख सकते हैं। और वैसे केवल क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएँ, ठीक है। लेकिन उसके इर्द गिर्द या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए तो वो ज़्यादा जरूरी रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ अर्थात जो यूएसएसआर है वहाँ से लिया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर इसमें जहाँ पे मूल कर्तव्य है जिन देशों में, उसमें मुख्य रूप से रूस हो गया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो संविधान हैं और यहाँ के जो नागरिक हैं उनके कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया। एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को रखा गया है। तो यह याद रखिएगा, एक भारतीय संविधान हो गया और बाकी जो देश हैं वहाँ पे नागरिकों के मूल कर्तव्यों की कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं की गई है। जापान एकमात्र ऐसा देश है भारत के साथ जिसके मूल कर्तव्यों के या फिर उसके नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। जापान है इसमें, इसलिए दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तथा मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में से किसका मूल स्रोत उद्देशिका है? किसका मूल स्रोत उद्देशिका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इन तीनों का मूल स्रोत है उद्देशिका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था? किसके द्वारा लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा गया था? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। केसी व्हीलर ने कहा था
कि नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की हम बात करें तो इसको लेकर के बहुत से जो लोग हैं, या फिर से कह सकते हैं कि जो संविधान के जानकार हैं, उनके द्वारा अपना अपना मत दिया गया था या फिर इसकी आलोचना की गई। जैसे के.टी. शाह की बात करें, इन्होंने कहा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह अतिरेक कर्मकांडीय है और यह एक ऐसे चेक की बात है, ये ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसे नववर्ष की तरह है जो जनवरी को टूट जाता है, जनवरी में टूट जाता है। टी.टी. कृष्णमचारी ने कहा था भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर है। के.सी.पी. हिलर ने कहा था कि यह लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था नीति निर्देशक तत्व कर्मकांडी आकांक्षा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों का गठन, अनुच्छेद 44 सामान्य सिविल संहिता और अनुच्छेद 48 से वन्य जीवों का संरक्षण। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधिक सहायता ये आपका गलत है। ठीक है, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 में किया गया। ठीक है, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, यह अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, यही आपका गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर विशिष्ट मामले में मूल्य संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है? केशवानंद भारती बात, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, मिनर्वा मिल्स बात या फिर एस.आर. बोम्बई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर विशिष्ट मामले में मूल्य संरचना के सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? राजभाषा का प्रयोग, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के ज़्यादातर जो उपबंध है इसमें संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा होता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित विशेष बहुमत का ये मतलब है। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य अभिव्यक्ति का अर्थ होता है सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे वह इससे रिक्त हो या फिर अनुपस्थित हो। ठीक है, मतलब कुल सदस्यों की संख्या चाहिए तो कुल सदस्यों की संख्या चाहिए। इसमें अगर उस समय पद कुछ खाली हैं तो इसको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, राज्यसभा की शक्तियों पर जो कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं या फिर से इसकी जो शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं, उसमें प्रावधान क्या है कि कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अस्वीकार करने या फिर उसमें संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती। ठीक है, जैसे वो क्या है कि वह सिफारिश कर सकती है कि ऐसा कर दिया जाए, उसमें वो कर नहीं सकती है। ठीक है, करने की सिफारिश कर सकती है। ठीक, बाकी अगर धन विधेयक है तो उसे अधिकतम वो अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिनों के बाद उसे लोकसभा को वापस लौटाना होगा। और अगर मान लीजिए कि वह उसमें कोई परिवर्तन करती है या फिर परिवर्तन नहीं करती है, लोकसभा के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वह जिस रूप में धन विधेयक पेश किया गया था उसी रूप में चाहे तो पारित कर दे। ठीक है, कोई भी जो विधेयक होता है, धन विधेयक या धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्धारण करता है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार कर सकती है, इसके अनुदानों की मांग को अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो पहला जो है क्या हो जाएगा? पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संसद के कार्य हैं? विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, संसद के कार्यों की बात करें
तो विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखना, ये सभी कार्य किया जाता है किसके द्वारा? संसद द्वारा। प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है। यह नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। यह आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। यह सामान्यतः मुख्यतः विपक्षी दल का सदस्य होता है, यह गलत है। ठीक है, यह विपक्षी दल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें यह अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, आम चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को, लोकसभा का किसी सदस्य उसे अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है और उसका एकमात्र कार्य ये होता है कि नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। ठीक है, तो भी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका, कौन सा कथन सही है यह बताना है। ठीक है, देखिए, मूल अधिकारों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यह सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, या फिर उपरोक्त में से सभी। मूल अधिकारों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में अगर कुछ और फैक्ट हम देखें, यह नकारात्मक है, जैसे कि राज्य को कुछ मामलों पर या कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। ठीक है, जैसे मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार जो है नकारात्मक अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होता है, अर्थात राज्य को नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकता है। ठीक, यह न्यायोचित होता है, अर्थात इसके उल्लंघन की स्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह कानूनी रूप से मान्य होता है, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार यह व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, जबकि अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें वो सामूहिक अधिकार है। ठीक, इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः लागू हो जाता है। मूल अधिकार जो है इसे लागू करने के लिए किसी विधान अर्थात कानून की जरूरत नहीं होती है, वह स्वतः लागू हो जाता है। ठीक है, तो यह कुछ मूल अधिकार के बारे में फैक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट के तहत नागरिकों को प्राप्त है? त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, शांति का अधिकार, या फिर अवसर का अधिकार? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और इसके अंतर्गत बहुत से मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें, प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शांति के अधिकार को भी शामिल किया है। तो वर्तमान समय में शांति का अधिकार हो गया, उसके साथ साथ जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, ठीक है, स्वच्छ जल का, और उसके साथ साथ ये जो कुछ अधिकार हैं जिसको इसके अंतर्गत समाहित किया गया है, ये सभी जो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, बाकी अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो यह आता है आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और इसके अंदर सूचना का अधिकार और अवसर के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही शामिल किया गया। ठीक है, बाकी शांति का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का उनके गठन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम। इन्हें इनके गठन के अनुसार जो है आपको सही क्रम में लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, नागालैंड, हरियाणा और सिक्किम, ये आपका सही हो जाएगा। नागालैंड का जो गठन किया गया था वह हुआ था 1963 में, 1963 में। हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, और सिक्किम का जो गठन है यह 1975 में हुआ था, 1975 में। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO के संदर्भ में कौन सा एक गलत है? इनके पास विदेशी नागरिकता होती है, इनके पूर्वज भारतीय नागरिक थे, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, इन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, यह गलत है। ठीक है, यह इनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। ठीक है, और उसे भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। फजल अली आयोग के बारे में देखिए, इसका गठन 1953 में राज्यों के पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए किया गया था।
इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। फजल अली आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया था, ठीक है, इनकी मतलब फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। और इनके दो अन्य सदस्य जो थे, मतलब 3 सदस्य यह निकाय था, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, बाकी इसमें 2 और सदस्य थे, के एम पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, यह इसके सदस्य थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है? कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है क्या होगा? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक व्यवस्था में सुधार, सहकारी समितियों का गठन या पर्यावरण संरक्षण। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, का सहकारी समितियों का गठन या गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है, ठीक है। सहकारी समितियों का जो गठन है गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है, ठीक। अगर हम बात करें लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, जैसे कि स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, सहकारी समितियों का स्थापना करना, उनकी पुनर्वृद्धि, मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य करना, व्यवसायिक प्रबंधन करना, इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 43 सब क्लॉज बी में किया गया है, ठीक है। और यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। बाकी गरीबों को निःशुल्क और विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए में किया गया या क में किया गया, ठीक है। और लोक व्यवस्था में सुधार की जो बात की गई है अनुच्छेद 47 में किया गया है, अनुच्छेद 47 में, ठीक है। बाकी सहकारी समितियों का जो गठन है अनुच्छेद 43 सब क्लॉज बी में किया गया है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण की बात जो की गई है अनुच्छेद 48 क में किया गया है या फिर ए में किया गया, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन की तिथि का निर्धारण, निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति, या फिर निर्वाचन नामावली तैयार करना। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कार्य जो है निर्वाचन आयोग के हैं। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है? लिखित संविधान, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवा या फिर नागरिकता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था है, लिखित संविधान या भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। भारत का जो संविधान है वह संघीय सरकार की स्थापना करता है, जिसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, केंद्र में अलग, राज्यों में अलग, शक्तियों का विभाजन, एक लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। यह सभी जो है संघात्मक व्यवस्था के क्या हैं? लक्षण हैं, ठीक है। और अगर एकात्मक व्यवस्था के जो लक्षण हैं उनकी हम बात करें तो एक सशक्त केंद्र के रूप में जो कार्य किया जाता है, एक संविधान, जैसे एक ही संविधान है, चाहे वो भारत का हो या फिर राज्यों का हो, पूरे भारत के लिए संविधान जो है एक ही है। एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान, यह सभी एकात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से ली गई है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसके क्या पूछा है कि इसमें सही कथन का चुनाव करना है आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो इसके भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, उसकी स्वतंत्रता, उसका न्याय क्षेत्र, उसकी जो शक्तियां हैं, इन सभी का जो उल्लेख है वो आपको देखने को मिलेगा भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक। और उच्चतम न्यायालय में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका आदेशों की जो संवैधानिकता है उसकी जांच कर सकता है। और अगर उसे लगता है कि कोई भी कानून या फिर अधिनियम किसी भी संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह उसे गैर संवैधानिक या फिर अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें भारतीय संविधान या भारतीय उच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें भारतीय उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वह अमेरिकी उच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है, अर्थात कम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान लागू किया गया है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो अमेरिका संविधान है उसमें विधि की नियत प्रक्रिया, ठीक है, कानून की नज़र में जो सही है, विधि की नियत कानून के द्वारा मतलब लगता है उसकी नज़र में जो सही है,
कानून की नज़र में लगता जो है कि हाँ ये सही है वही अपनाया जाएगा, जबकि भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित, कानून द्वारा जो स्थापित हो गया है उसको अपनाया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में या उसके आधार पर सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो पंजाब में किया गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगर बात करें हम पंजाब की, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत सबसे पहले पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, अनुच्छेद 1951 में किया गया था, अनुच्छेद 356 के था। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष और उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है? लोकसभा अध्यक्ष और उनके कार्यकाल के संदर्भ में सही क्रम क्या होगा? देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बलराम जाखड़, रवि राव, शिवराज पाटिल और पीएन संगमा। ठीक है, जिसमें बलराम जाखड़ यह 1980 से लेकर के 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। रवि राव यह 1989 से 1991 तक, शिवराज भी पाटिल 91 से 96 तक, पीएम संगमा जो है यह 1996 से 1998 तक। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1919 में जो 1919 का अधिनियम था, इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग होगा, और इसका जो गठन किया गया था 1921 में इसे लागू हुआ। ठीक है, 1921 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में लागू किया गया था। ठीक है, और मोरारजी देसाई द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1979 में, और वीपी मंडल की अध्यक्षता में अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए जो है सुझाव देने की व्यवस्था की गई थी। और आयोग द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, 1980 में आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, जिसमें 3743 जातियों की पहचान की गई थी जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े थे। और 10 वर्ष बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप या कह दीजिए वीपी सिंह, इन्हीं के समय में यह लागू किया गया था। ठीक है, वीपी सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति है, संसद में निहित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उसमें संशोधन 106 संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? 106 संविधान संशोधन जो था, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं की सीटों को जो आरक्षण की बात की गई थी, महिलाओं की सीटों के आरक्षण की, इसका उल्लेख जो है 106 संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात की गई थी। बाकी 99वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई थी, या उस कह सकते हैं कि उसका गठन किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में प्रावधान हुआ था। 61वां संविधान संशोधन, इसमें मताधिकार की आयु में कमी कर दी गई थी। 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षित सीटें हैं इनको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4321। 4321 ऑप्शन सी हो जाएगा, 4321। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में देखिए, निदेशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है या राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस अनुच्छेद के तहत की गई उद्घोषणा की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसके तहत की गई उद्घोषणा को किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। इस उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक बार स्वीकृत होने के बाद इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला
प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। और यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के बाद बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। इसमें अधिकतम 1 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष है, लेकिन 3 वर्ष 1 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। और 2 वर्ष और बढ़ाने के लिए 3 क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं कि उस समय भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो, ठीक है, उस समय भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लागू हो, या फिर जिस क्षेत्र में यह व्यवस्था आपातकाल लागू करने की बात की गई है या लागू किया गया है वहाँ पर चुनाव आयोग चुनाव कराने में असमर्थ हो। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होता है तो 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मतलब अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन है वह 3 वर्षों तक जारी हो सकता है। 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता है किसी भी राज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मतलब यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है? विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद को भंग करना, संविधान, राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी। कौन इसका सही आंसर होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये पहला और दूसरा। विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी। संबंधित राज्य अगर उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है उस राज्य में, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे वो कार्य करता था वैसे ही कार्य करता रहेगा, ठीक है। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। यह मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। विधि के समक्ष समानता या समानता अनुच्छेद 14, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, ठीक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21 सब क्लॉज क, ये भी जो है भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, यह गलत है। अगर वित्तीय आपातकाल लागू है उस समय इनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है, ठीक है, इनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा दिया गया था? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जब गठन किया गया था इसी के द्वारा दिया गया था। और इसका जो गठन है 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसने सुझाव दिया था कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का गठन करना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल ढांचे में शामिल किए गए हैं? 7वीं अनुसूची, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता या फिर न्यायिक समीक्षा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं, सभी विकल्प सही शामिल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था 1973 केशवानंद भारतीवाद में। और इसके अंतर्गत जो मूल ढांचे हैं इसमें संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, इन सभी को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा आपका सही है, पहला गलत है।
ठीक है। संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति की बात कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसे जो है महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है, ठीक है। संविधान में संविधान के उल्लंघन जो शब्द है इसको परिभाषित नहीं किया गया कि किसको संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, कि अगर ये कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया गया है तो उसको कहा जाएगा कि ये संविधान का उल्लंघन है। इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि इसको जो है संविधान में परिभाषित किया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग एक संविधानेतर संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। कौन इसमें से कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा गलत है, ठीक है। दूसरा और तीसरा गलत है। अगर निर्वाचन आयोग की बात करें, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है। निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक आयोग है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। बाकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा प्राप्त होती है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और उन्हें दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान संशोधन के बारे में देखिए। संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संशोधन का प्रारंभ किसी भी सदन से किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, यह गलत है। संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसकी पूर्व स्वीकृति के बिना ही संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन का भाग 20 अनुच्छेद 368 में सॉरी, इसमें जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है। सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 19 जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की। अनुच्छेद 50 जो है यह कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच पृथक्करण। और 324 जो है निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके अभिलेखों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में देखिए, यह संसद, राज्य विधानमंडल एवं स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है। यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि वह संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव तो कराता है, लेकिन स्थानीय निकाय का चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसकी नहीं है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की है, ठीक है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल। इनमें से किन राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, यह आपको बताना है। किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तेलंगाना और बिहार में द्विसदनी विधायिका है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद केवल भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, ठीक है। और वे 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के बारे में देखिए। इसकी स्थापना मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक संग्रहालय के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे इसका स्थापना होगा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, ठीक है। इन तीनों जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की बात की गई है। सर्वोदय महामंदिर के बारे में देखिए, स्वर वेद महामंदिर के बारे में। यह महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है।
इस मंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे उत्कीर्ण हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका अगर हम बात करें सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के संदर्भ में CBRI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वह तृतीय है, ठीक है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, ठीक। और शीर्ष 2 नंबर पे महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, एक जिला एक उत्पाद और जो ज़िले हैं उनको सुमेलित करना है, ठीक है। महोबा, सिद्धार्थनगर, अमरोहा और बरेली। किसका एक जिला एक उत्पाद क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, महोबा का जो एक जिला एक उत्पाद है वह गौरा पत्थर है, ठीक है। सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद है काला नमक चावल। अमरोहा का वाद्य जो ढोलक है वह एक जिला एक उत्पाद है। बरेली का जरी जरदोजी और बाँस के उत्पाद है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी आगरा का चमड़ा उत्पाद एक जिला एक उत्पाद है और बागपत नगर का है होम फर्निशिंग एक जिला एक उत्पाद, ठीक। गोरखपुर का टेराकोटा, लखनऊ का चिकनकारी और जरी जरदोजी एक जिला एक उत्पाद है, ठीक है। मिर्ज़ापुर का कालीन और जो मेटल उद्योग है वह एक जिला एक उत्पाद है। वाराणसी का बनारसी रेशम साड़ी एक जिला एक उत्पाद है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। जो भी नवीनतम या कैसा अपडेटेड प्रैक्टिस सेट है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशंस के हो, सारे प्रैक्टिस सेट कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहें और प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं और यह टेस्ट सीरीज का जो लेवल है वो कैसा है, ठीक है। लोक कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जो सांस्कृतिक उत्सव 2023 थी, इसकी थीम क्या थी? देखिए क्वेश्चन इसमें पुराना डाल दिया है। यह हमारी संस्कृति हमारी पहचान, यह जो है इसकी थीम थी। एक मुश्त समाधान योजना के बारे में देखिए, यह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए प्रारंभ की गई है और इसमें 1 किलोवाट भारित कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को 100% छूट प्रदान करने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोनों सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया था? यह जो पुरस्कार है यह प्राप्त हुआ था सीधियावा जो बाराबंकी का ग्राम पंचायत है उसको, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से की जा सकती है? किसकी अनुशंसा से किया जा सकता है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह संसद की अनुशंसा से किया जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। पंचायती राज के बारे में देखिए, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा। प्रत्येक राज्य ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेगा। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वह किया गया अनुच्छेद 315 में, वित्त आयोग का उल्लेख 280 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रावधान है 338 में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 148 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन डी, 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इसका जो प्रावधान है 338 में किया गया है, ठीक है, 338 में किया गया है, ठीक। पहले स्टार्टिंग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए, मतलब SC और ST दोनों के लिए एक ही आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 में ST के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अलग आयोग बनाया गया और इसके लिए एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया, ठीक है। तो ST के लिए जो आयोग है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 338A में और SC के लिए जो आयोग है इसका उल्लेख 338 में किया गया, ठीक है। तो 338A में ST के लिए
और 338 में एसटी के लिए, और इन दोनों को अलग किया गया था 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं किया जा सकता है? यदि हिरासत विधि सम्मत है, कार्रवाई किसी विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो, हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई हो। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, ठीक है। यदि हिरासत विधि सम्मत हो, कार्यवाही किसी विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो, या फिर हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हो, ठीक है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः प्रवर्तनीय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है दूसरा गलत, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें कई अधिकारों के कार्यान्वयन, देश में आर्थिक विकास की स्थिति हो गई, आवश्यक वित्त की उपलब्धता और उद्देश्यों और मूल्यों की प्राथमिकता के बारे में सरकार के आकलन पर निर्भर करता है। इसीलिए उन्हें गैर न्याय संगत बनाया गया है, ठीक है। यह न्याय संगत नहीं बल्कि गैर न्याय संगत है। और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। अगर संसाधन उपलब्ध है और राज्यों के पास संसाधन है तो वह अपने नागरिकों के लिए जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसमें से किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू कर सकती है, ठीक है। चाहे वो आजीविका उपलब्ध कराना हो, या फिर से गरीबों को या वृद्धों को, बच्चों को जो निःशुल्क उनको सुविधाएं देनी हो, ठीक है। ये सभी जो है कभी कब प्रदान किया जा सकता है? ये सभी नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन ये मुहैया कब कराया जा सकता है? जब सरकार के पास अधिशेष धन हो। और यह जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सरकार की इच्छा पर है कि सरकार चाहे तो इन्हें लागू कर सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसका उत्साधन, छठी अनुसूची में संबंधित विषय, नागरिकता, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। कौन सा विकल्प इसका सही है? किसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है यह बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इन सभी में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब प्रावधान जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, उसमें नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करना हो, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित अगर मामला हो, नए राज्यों का गठन करना हो मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में या फिर सीमाओं में, या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना हो, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान हो, छठी अनुसूची जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है उससे संबंधित कोई मामला हो, या फिर राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन करना हो या फिर उसका निर्माण करना हो, इन सभी में संशोधन जो करना है वो साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प गलत है? कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सुरक्षा, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। कौन इसमें से निदेशक तत्व नहीं है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सुरक्षा। यह जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर की जाती है। आपातकाल की उद्घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान जरूर किया गया था कि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, और अगर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सलाह देता है तो यह सलाह राष्ट्रपति मानेगा। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति जो आपातकाल लागू करेगा वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लागू करेगा, और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि एक बार इसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। जबकि 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है।
स्टार्टिंग में ये था कि नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन द्वारा इसे कहा गया था कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इसको फिर जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा बदल दिया गया था। और इसमें कहा गया कि अगर जो आपातकाल है वह गैर संवैधानिक और तारंकिक है तो इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और अगर न्यायालय को लगता है कि जो आपातकाल लागू हुआ है वह विधि सम्मत नहीं है या संवैधानिक नहीं है तो इसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसे क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 352 में किया गया, ठीक है, 352 में, डी इसका सही हो जाएगा। लोकसभा महासचिव के बारे में देखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, केवल तीसरा इसमें सही है, ठीक है, केवल तीसरा सही है। इसमें अगर हम बात करें, लोकसभा का जो महासचिव है वह अधिकारियों में से चुना जाता है और उन्होंने सचिवालय के विभिन्न पदों पर रहकर सराहनीय कार्य किया हो। और इसकी जो नियुक्ति है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और यह केवल लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राष्ट्रपति के प्रति। बाकी यह संसदीय प्रथाओं और परंपराओं का रक्षक होता है। यह बात बिल्कुल सही है, तो तीसरा सही हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा गलत है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए गठित निम्नलिखित आयोगों की देखिए, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और राजमन्नार आयोग, इनको क्रम से लगाना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया था 1966 में किया गया था, अभी ऊपर हम लोग देखे ही हैं। उसके बाद है आपका जो सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1983 में सरकारी आयोग को। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का जो गठन है 1973 में किया गया था। और राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था 1977 में, ठीक है, 1977 में किया गया था राजमन्नार, एक सेकेंड, राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया गया था, ठीक है। 1969 में राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार द्वारा। और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का गठन पंजाब सरकार द्वारा किया गया था, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, एक ऑप्शन बी, 2, 4, 3, एक ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है? यह जो है अनुच्छेद 29 के तहत इनको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 29 के तहत इनको अधिकार प्राप्त है कि अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। बाकी 30 के अंतर्गत जो इनको दिया प्राप्त है वह अपने मनपसंद की शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनके संचालन का अधिकार दिया गया है। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, डी जो है ठीक सही है, ठीक है। अनुच्छेद 371 जे जो कि कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था? इसे जो जोड़ा गया था 98वां संविधान संशोधन 2012, डी जो है ठीक सही बात कह रहा है, ठीक है। 98वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक वैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अब तक घोषित 6 शास्त्रीय भाषाओं को वर्ष के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित की। जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, अभी वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है अभी 11 हो गई है, ठीक है। 6 ये 5 और शास्त्रीय भाषाओं को घोषणा की गई है, ठीक है। तो इसमें इनके जो घोषणा जो किया गया था उनके क्रम में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तमिल, 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और इसके बाद है फिर आपका संस्कृत है, जिसको 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है, 2005 में। और तेलुगु की बात करें, तेलुगु को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वह 2008 में दिया गया था, 2008 में। और ओडिया को दिया गया था 2014 में, ठीक है, 2014 में। बाकी 2024 में 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? मराठी है, असमिया है, बंगलिया है, ठीक है, पाली है और प्राकृत है। इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसी के साथ इनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर अगर हम देखिए तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में देखिए, इन्हें दुर्व्यवहार और साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 24 सब क्लॉज 4 में किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? देखिए अगर हम बात करें, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की बात है, वह उन्हें सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, सिद्ध कदाचार या अक्षमता दो आधार हैं जिनके आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और कार्य दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को जोड़ा गया था? संथाली, कोंकणी, डोंगरी या फिर नेपाली? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस वाद में भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया था? यह किया गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में। ठीक है, शंकरी प्रसाद वाद में, जो 1951 का मामला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। परिसीमन आयोग भारत में एक उच्च अधिकारी निकाय है। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? भारतीय भाषा संस्थान है मैसूर में। केंद्रीय संस्कृत संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। 1, 2, 3, 4 सही आंसर सी हो जाएगा इसका। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। GVK राव, LM सिंघवी, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, इन सभी को क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1952 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। GVK राव समिति का गठन किया गया था 1985 में, GVK राव समिति का गठन हुआ था। और LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था, 1986 में। तो इसका सही आंसर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। बाकी अगर 42वें संविधान संशोधन द्वारा टोटल अगर हम देखें तो 4 मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? इसमें बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना 39, समान न्याय को बढ़ावा देना था, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 39A। देखिए 39A और 43A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा। और इसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना, जंगल वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, 48A। इन सभी को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है? समता एवं समावेशन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, सहभागिता एवं विधि का शासन, धार्मिकता एवं भावुकता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, धार्मिकता एवं भावुकता, या नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपबंध हैं जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान, किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। ठीक है, किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन, यह जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत के संवैधानिक विकास के बारे में देखिए,
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत है वह 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को आंतरिक स्वायत्तता दी गई थी और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, कुछ संवैधानिक प्रावधान और देश दिया गया है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची की अगर हम बात करें, यह लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित करना, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित करना, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संसद की संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4-1-2-3, ऑप्शन बी 4-1-2-3। 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्य प्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या करता है। ठीक है, RA की भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 243 से P से लेकर के 243 से ZG, ठीक है, ZG तक नगर पालिका का उल्लेख किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के संविधान के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। भारत की शासन व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित है। संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया है। राज्य प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया है, या गलत है। ठीक है, यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, संविधान के जो आमुख है इसको संविधान के लागू होने के बाद अपनाया गया था, न कि इसके साथ। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में संपत्ति के अधिकार से संबंधित उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताना है। कौन सा विकल्प सही है? यह केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, या केवल नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार है, या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है, या फिर यह न ही मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया है? यह जो प्रावधान है किसके साथ किया गया था? यह जो है उस समय म्यांमार के साथ किया गया था। ठीक है, जब म्यांमार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया था उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, अनइक्वल किसकी रचना है? अनइक्वल की अगर हम बात करें तो इसकी रचना स्वाति नारायण ने किया था। पोजेशन की रचना की गई थी A.S. बिष्ट द्वारा। पोजेशन के लेखक हैं A.S. बिष्ट। और चरावती के रचनाकार हैं प्रणव वर्धन और सिल्क के आरती प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा 2-1-4-3, ऑप्शन बी 2-1-4-3। ठीक है, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय या फिर न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए और किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। संविधान संशोधन के बारे में देखिए, इस राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में असहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें
अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात किया गया है। संविधान संशोधन का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है और इसे स्थापित करने के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और संविधान संशोधन विधेयक पर अगर कोई गतिरोध होता है तो यह विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाएगा। इस पर जो है किसी भी प्रकार का संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके तहत विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया था। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का चार्टर एक्ट 1853 द्वारा भारत परिषद का गठन हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने की बात की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935, इसने भारत राज्य सचिव परिषद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 2 3 1, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 2 3 1। संविधान में निर्वाचन आयुक्त केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। गोलकनाथवाद, इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति से संबंधित निर्णय दिया गया था। गोलकनाथवाद 1967, इसमें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को पवित्र अधिकार की संज्ञा दी गई थी और इसी में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से भी संविधान या फिर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो गोलकनाथवाद मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति से। केशवानंद भारतीवाद, यह आपका मूल ढांचे के सिद्धांत से। मिनर्वा मिल्सवाद, यह मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मिनर्वा मिल्सवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के बीच संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधीवाद में इसमें जो है मूल संरचना के सिद्धांत की बात की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही और आधे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में देखिए, इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहता है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका की भी मुखिया होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन, क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, इसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में, यह मुख्य रूप से इस प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, और इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। आदेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा, पहला गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में देखिए, निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड से लिया गया है और यह राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित, अनुच्छेद 39 का, जिसमें सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार, उसके साथ साथ शिक्षा, बुढ़ापे, बीमारी और निस्ताकता में लोक सहायता पाने के अधिकार की बात किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 45 जो है, इसमें अगर हम बात करें, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीकी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। इसके निर्वाचन में राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है और वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।
यह जो है इसकी अगर हम बात करें, यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न होती है, और वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो है संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन और कार्य दोनों से यानी कि सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें वे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें शामिल हैं आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा है और के.आर. नारायण है। इनके द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती, गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में। ठीक है, तो ए जो है गलत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्रासाद पर्यंत पद पर बने होते हैं। कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद के प्रति। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होता था। संसद का जो निर्माण है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए बात करें अगर हम पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी, ये सभी जो हैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें मोरारजी देसाई 1952 से 56 तक, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से थे, 1967 से 68 तक जो है रहे थे। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से 80 से 82, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से 71 से 73, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से 94 से 96 और नरेंद्र मोदी गुजरात 2002 से 2012 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे और इसके बाद इनके द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से दो लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पदेन अध्यक्ष होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी हो जाएगा। तदर्थ समितियों के बारे में देखिए, इसकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक होती है। प्रयोजन पूर्ण होते ही इन समितियों को विघटित कर दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। दल बदल के बारे में देखिए, अगर सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है, अगर सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखिए, यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। ठीक, अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में इससे पहले समाप्त, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करे अपना त्यागपत्र दे देता है, या फिर यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटा देते हैं, तो भी जो है वो अपना पद छोड़ देगा।
लेकिन लोकसभा का विघटन अगर होता है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, बल्कि नई लोकसभा के गठन तक ये अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखिए, इसके द्वारा की गई सिफारिश संबंधित राज्य के लिए बाध्यकारी होता है और इसमें छठी अनुसूची से संबंधित राज्यों को शामिल किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा की गई सिफारिश संबंधित राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि परामर्श की प्रकृति का होता है। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत प्रावधान किया गया है और इसका किसी अनुसूची में उल्लेख नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय का अधिकार दिया गया है? यह जो अधिकार है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, दूसरी अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची जो है इसमें क्या उल्लेख किया गया है? दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, विशेष अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, पाँचवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है कि कितने युग में सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चारों सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक, भाग एक की अगर हम बात करें, सॉरी भाग एक नहीं, भाग अगर 9 की बात करें तो इसमें जो है भाग 9 में आपके भाग 9 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है इसका उल्लेख किया गया है। भाग में भाग 11 है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 14 के अंतर्गत, ठीक, भाग 14 के अंदर संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इसका उल्लेख किया गया है भाग 14 में। भाग 15 जो है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और भाग 17 जो है इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 2 3 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें कुछ स्रोत और विशेषताएं दी गई हैं, जैसे विधि का शासन, या ब्रिटेन से जो है विधि का शासन लिया गया है, अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी या कनाडा के संविधान से, और आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कितने युग में सही सुमेलित है यह बताना है। संघ सूची, जनगणना संघ सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है सार्वजनिक समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा राज्य सूची का विषय है। कौन इसमें से सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए जनगणना, और जनगणना की अगर हम बात करें यह संघ सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, बैंकिंग हो गया, निगम हो गया, यह संघ सूची का विषय है, कृषि, स्थानीय शासन और पुलिस राज्य सूची का विषय है, शिक्षा, वन और वन्य जीव जंतु यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है, परिहार के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदले बिना अवधि को कम कर दिया जाता है, विराम के अंतर्गत मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी शक्ति है? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो कैसी शक्ति है? यह जो है विधायी शक्ति है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 73, यह संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से। अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और 111 में विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है। ठीक है, तो सही आंसर 3 1 4 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद में विपक्ष के नेता के बारे में देखिए, उसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है,
उसे वेतन भत्ते और सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरफ प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। गढ़पूर्ति के बारे में देखिए, प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब संसद में कोरम पूरा नहीं होता है, ठीक है, जब संसद भी द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, जब संसद में कोरम पूरा नहीं होता है तो लोकसभा जो है इसे वो करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संसद में सदन की कार्रवाई हेतु भाषा के संदर्भ में देखिए, संविधान में सदन की कार्रवाई हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपबंध किया गया है। पीठासीन अधिकारी किसी सदन को सदन में मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार दे सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख औपचारिक साधन के रूप में किया गया है। संसद के पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है और तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। कौन इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला गलत है। पहला गलत है। देखिए, संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के किसी विषय को संसद के समक्ष रखते हैं और उस पर बहस करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखिए, इस प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या है? कटौती प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यह जो है किसी अविलंब महत्व के किसी मामले पर पूरे मंत्री और मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, अविलंब नहीं लाया जाता है। बाकी निंदा प्रस्ताव जो है, यह एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इनकी निंदा करना होता है। ठीक है, निंदा करना। और धन्यवाद प्रस्ताव जो है, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र में वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 2143, ऑप्शन डी 2143। धन विधेयक के बारे में देखिए, धन विधेयक के बारे में, इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 में किसका उल्लेख किया गया है? कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है यह बताना। अनुच्छेद 109 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक, 117 विनियोग विधेयक, 108 संयुक्त बैठक। कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल एक। ठीक है, 117 की बात करें तो इसमें जो है, एक सेकेंड, कौन इसमें से सही सुमेलित है? केवल एक सही है। ठीक है, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया। ठीक है, वित्त विधेयक का। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया 112 में, और अनुच्छेद 108 या संयुक्त बैठक की बात करता है तो यही बस सही है। ठीक है, और विनियोग विधेयक की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है 114 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त बैठक के बारे में देखिए, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसकी कार्यवाही राज्यसभा के प्रक्रिया नियम के अनुसार संचालित होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही है वो लोकसभा के प्रक्रिया नियम के अनुसार होती है, न कि राज्यसभा के। तो पहला सही है, दूसरा गलत। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। प्रधानमंत्री इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही, दूसरा गलत है। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारत की संचयी निधि के बारे में, भारतीय व्यय या भारित व्यय के संबंध में
सदन में मतदान का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संचित निधि के भारित व्यय से लिए जाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो यह जो भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्ते एवं पेंशन, ठीक है, और उसके साथ साथ जो भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालय के बाकी ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि, ये सभी जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संचित निधि पर नहीं, उच्च न्यायालय के वेतन नहीं, केवल पेंशन आते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय का जो वेतन है वह उस राज्य द्वारा दिया जाता है जिस राज्य में वर्तमान समय में वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, किन विषयों के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है? राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, या फिर धन विधेयक? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, धन विधेयक के बारे में राज्यसभा की शक्ति जो है सीमित हो जाती है। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र, ये देखिए क्वेश्चन आपका हो गया है पुरान, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो है आपके करंट अफेयर वाले सेक्शन, करंट अफेयर वाले हैं, और यह वही आपके 2024 जो आपका ये क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चन हैं, तो यह एग्ज़ाम में पूछे जाने की इनकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, और बाकी यहाँ से देखिए आपके हिंदी वाले सेक्शन शुरू हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो में केवल जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कितने क्वेश्चन आप लोगों के जीएस में सही हुए हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हिंदी वाला जो सेक्शन है इसे दूसरे वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, तो इसे भी आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।